अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ फरमानुल्लाह खान फ्रॉम खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर। आज का हमारा यूनिट है एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में पेप्टिक अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर के बारे में आज हम तफसील के साथ इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि पेप्टिक अल्सर क्या है और हमारे पास पेप्टिक अल्सर किस तरह डिफरेंस है गैस्ट्रिक अल्सर से और ड्यूडिनल अल्सर से। मीन्स इन तीनों में हम डिफरेंस भी आज पढ़ेंगे। तो आज के हमारे यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हैं डिफाइन पेप्टिक अल्सर, identify causes and factor for the development of peptic ulcer, enlist sign and symptom and complication of peptic ulcer, discuss diagnosis and treatment for peptic ulcer, apply nursing intervention for peptic ulcer। पहला है पेप्टिक अल्सर। अभी अल्सर की डिफिनीशन है कि एन अल्सर इज एन opening sore or lesion usually found on the skin or mucous membrane area of the body। तो अल्सर क्या है? अल्सर या तो हमारे पास ओपन सोर्स मीन्स जख्म की तरह, या लेजन जब हमारी जो है अगर ऊपर स्किन से अगर हमारे जो है ऊपर वाला लेयर हट जाता है तो इसको लेशंस कहते हैं। अगर इस तरह का कोई ओपन सोर या लेशन है तो इसको हम अल्सर कहेंगे। एन अल्सर इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक और ड्यूडिनम वेयर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिन आर प्रेजेंट इज रिफर टू एज पेप्टिक अल्सर। तो ये हमारे पास पेप्टिक अल्सर की डिफिनीशन है कि अगर हमारे पास स्टमक या ड्यूडिनम, यहाँ पे आप देख ले कि अगर हमारे पास स्टमक या ड्यूडिनम में जहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक और पेप्सिन प्रेजेंट होता है वहाँ पे अगर हमारे पास अल्सर हो जाता है तो इसको हम कहेंगे पेप्टिक अल्सर। अब फिर मैं आपको बताता हूँ कि एन अल्सर इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक और ड्यूडिनम वेयर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिन आर प्रेजेंट इज रिफर टू एज पेप्टिक अल्सर। तो जब हमारे पास स्टमक या ड्यूडिनम के लाइनिंग में जहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन प्रेजेंट हो उस जगह पे अगर अल्सर हो जाए तो इसको हम कहेंगे पेप्टिक अल्सर। अब पेप्टिक अल्सर में हमारे पास दो टाइप के अल्सर आते हैं। एक टाइप हमारे पास है when the ulcer is in the stomach it is called gastric ulcer, और दूसरा टाइप हमारे पास कौन सा है? दूसरा टाइप हमारे पास है when the ulcer is in the duodenum it is called duodenal ulcer। तो अगर हमारे पास स्टमक में कोई अल्सर हो तो इसको हम स्टमक अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर कहेंगे। अगर ड्यूडिनम में हमारे पास अल्सर हो तो इसको हम ड्यूडिनल अल्सर कहेंगे, और इन दोनों को कंबाइन जमा करके हम पेप्टिक अल्सर कहेंगे। काजेस ऑफ पेप्टिक अल्सर या काजेस ऑफ गैस्ट्रिक एंड ड्यूडिनल अल्सर कौन से? इन द पास्ट इट वाज बिलीव्ड लाइफस्टाइल फैक्टर्स सच एज स्ट्रेस एंड डाइट कॉज अल्सर। कहते हैं कि पहले वक्तों में जो है वहाँ पे अल्सर का काज स्ट्रेस को कहा जाता था और डाइट को कहा जाता था कि मीन्स अगर कोई स्पाइसी वगैरह फूड खाता है या कोई इस तरह डाइट वगैरह खाता है जो कि ज़्यादा पका हुआ है, जला हुआ है, और अगर कोई स्ट्रेस लेता है तो वो काज है हमारे पास पेप्टिक अल्सर की। लेकिन लेटर रिसर्चर डिटरमाइंड दैट स्टमक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिन कंट्रीब्यूट टू अल्सर फॉर्मेशन। लेकिन उसके बाद जो है रिसर्च हुई और उन्होंने कहा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और पेप्सिन जो कि स्टमक में प्रोड्यूस होते हैं वो भी अल्सर जो है उसमें अहम किरदार अल्सर फॉर्मेशन में वो कंट्रीब्यूशन करते हैं। और टुडे रिसर्च शोज दैट, और ये हमारे पास मॉडर्न रिसर्च हैं, टुडे रिसर्च शो दैट मोस्ट अल्सर 80% of gastric ulcer and 90% of duodenal ulcer develop as a result of infection with a bacterium called Helicobacter pylori। So ये हमारे पास important MCQs हैं कि 80% हमारे पास गैस्ट्रिक अल्सर, आप देख लें ये इम्पॉर्टेंट MCQs हैं कि 80% हमारे पास गैस्ट्रिक अल्सर और 90% हमारे पास ड्यूडिनल अल्सर। इसका मेन काज जो है वो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी और H पाइलोरी है। ये अक्सर हमारे पास MCQs पेपर में आया हुआ है कि द मेन काज ऑफ पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडिनल अल्सर इज हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो कि बैक्टीरिया है।
It is believed that although all three of these factors, lifestyle, acids, and pepsin and Helicobacter pylori, play a role in the ulcer development, Helicobacter pylori is considered to be the primary cause. तो कहते हैं कि ये सच है, ये माना जाता है कि हाँ, लाइफस्टाइल, एसिड सेक्रीशंस, पेप्सिन जो हमारे स्टोमिक में प्रोड्यूस होता है, ये सब जो है हमारे पास अल्सर प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन प्राइमरी काज जो अल्सर का है, अल्सर का प्राइमरी काज जो हमारे पास है, अल्सर का प्राइमरी काज क्या है? अल्सर का प्राइमरी काज हमारे पास जो है वो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इज द प्राइमरी काज ऑफ अल्सर, दैट इज आइदर पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर। ये आपको पिक्चर दिखाया गया है कि देखो ये अल्सर, ये इस जगह को अल्सर हुआ है, सही है। यहाँ से आपको नजर आता है तो अल्सर जो है हमारे पास लेजन या सोर फॉर्मेशन दैट आइदर इन स्टमक और इन ड्यूडेनम। फैक्टर इन डेवलपमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर, तो वो फैक्टर जो हमारे पास पेप्टिक अल्सर के डेवलपमेंट में अहम किरदार अदा करते हैं, उसमें क्या है? फैक्टर सस्पेक्टेड ऑफ प्लेइंग अ रोल इन डेवलपमेंट ऑफ स्टमक और ड्यूडेनल अल्सर इंक्लूड, पहला है हमारे पास हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जो कि आपको पता है दैट इज द प्राइमरी काज ऑफ ड्यूडेनल पेप्टिक अल्सर। सेकंड, रिसर्च शो दैट most ulcer develop as a result of infection with bacterium called Helicobacter pylori। ये भी सही है कि रिसर्च ये कहते हैं कि हाँ, हमारे पास अल्सर जो प्रोड्यूस होते हैं उसमें मेन का कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारे पास हेलिकोबैक्टर पाइलोरी उसकी इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। तो एक तो ये मेन काज हो गई। दूसरा हमारे पास द बैक्टीरियम प्रोड्यूस सब्सटेंस दैट वीकन द स्टमक प्रोटेक्टिव म्यूकस एंड मेक इट मोर ससेप्टेबल टू द damaging effect of acid and pepsin as well as produce more acid। तो ये भी हमारे पास है कि प्राइमरी काज तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी हुई, लेकिन हेलिकोबैक्टर पाइलोरी हमारे पास इंटरनली स्टमक लाइनिंग को कमज़ोर कर देता है। फिर जब स्टमक लाइनिंग कमज़ोर होती है तो हमारा नॉर्मल HCl जो कि नॉर्मल स्टमक को कुछ नहीं कहता, लेकिन जब हमारे पास स्टमक कमज़ोर हो जाती है तो वही HCl जो है वो स्टमक को डैमेज करना शुरू कर देता है, पेप्सिन जो है वो स्टमक को डैमेज करना शुरू कर देता है और आपका अल्सर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है अल्सर। सो आप इस तरह भी कह सकते हैं कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इज द प्राइमरी काज ऑफ अल्सर प्रोडक्शन फॉर्मेशन एंड HCl एंड पेप्सिन विल एग्रीवेट विल इंक्रीज जो है अल्सर फॉर्मेशन को, अल्सर को इंक्रीज करते हैं। स्मोकिंग दूसरा हमारे पास जो फैक्टर आते हैं वो स्मोकिंग का। स्टडीज शो स्मोकिंग इंक्रीज द चांस ऑफ गेटिंग एन अल्सर, शो द हीलिंग प्रोसेस ऑफ एग्जिस्टिंग अल्सर्स। तो कहते हैं कि हमारे पास ये इंक्रीज द चांस ऑफ, ये अल्सर प्रोडक्शन के चांसेस को इंक्रीज करता है कि अगर एक नॉर्मल पर्सन है हमारे पास और एक स्मोकिंग पर्सन है तो अल्सर जो है वो स्मोकिंग पर्सन में ज़्यादा चांसेस है कि उसमें अल्सर प्रोड्यूस हो जाए, पहली बात। दूसरी बात, ये हमारे पास अगर एग्जिस्टिंग अल्सर कोई है, अगर कोई पर्सन जो स्मोकिंग करता है उसे अल्सर हो चुका है और वो ट्रीटमेंट ले रहा है, अल्सर को ख़त्म करने में, अक्सर अल्सर को ट्रीट करने में अल्सर को, तो उसमें स्मोक वाले पर्सन में जो है उसकी ट्रीटमेंट, उसकी रिकवरी वो स्लो होगी। ये स्मोकिंग का एक इफेक्ट है। एंड कंट्रीब्यूट टू अल्सर रिकरेंस, और उस पर्सन स्मोकिंग पर्सन में जो है उसमें ये बार बार जो होगा, एक दफ़ा अगर ट्रीट हो जाए तो कुछ वक्त के बाद उसे फिर हो सकते हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूसली स्मोकिंग कर रहे हैं और स्मोकिंग इंक्रीज करता है चांस ऑफ गेटिंग अल्सर। और जब एक दफ़ा अल्सर हो जाए, आप उसकी ट्रीटमेंट ले रहे हैं लेकिन उसी के साथ आप स्मोकिंग भी करते हैं तो उसकी ट्रीटमेंट रिकवरी होगी वो स्लो होगी। और एक दफ़ा अगर उसकी रिकवरी हो जाए तो वो फिर एक वक्त के बाद फिर जो है हो सकता है आपको अल्सर। दूसरा हमारे पास कैफीन सीम टू स्टिमुलेट एसिड सेक्रेशन इन द स्टमक विच कैन एग्रीवेट द पेन ऑफ एन एग्जिस्टिंग अल्सर। कैफीन क्या करता है? कैफीन आपके स्टमक में HCl प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। तो जब आप कैफीन यूज़ करते हैं तो नॉर्मल से ज़्यादा जो है आपके पास HCl टाइम से पहले और नॉर्मल से ज़्यादा HCl आपके पास रिलीज़ हो जाता है। और अगर आपके पास स्टमक में कोई अल्सर वगैरह हो तो उसके पेन को जो है एग्रीवेट कर देता है कैफीन।
However, the stimulation of stomach acid cannot be attributed solely to caffeine. लेकिन यहाँ आपको कि स्टमक का HCl प्रोडक्शन सिर्फ कैफीन की वजह से नहीं होता, और चीज़ें भी जो है जो HCl को प्रोड्यूस करते हैं। सो लेकिन कैफीन क्या करते हैं, कैफीन हेल्प आउट करता है HCl को और ज़्यादा प्रोड्यूस कर देता है। और जब HCl जब प्रोड्यूस ज़्यादा हो जाते हैं तो अगर आपके स्टमक में ऑलरेडी अल्सर हो तो ये उसको एग्रीवेट करता है और उसकी रिकवरी जो है वो ख़त्म हो जाती है, स्लो हो जाती है, और पेन जो है वो आपको ज़्यादा महसूस होता है। अल्कोहल, इसके बाद हमारे पास आता है अल्कोहल। तो अल्कोहल कैन प्रोन लिंक has been found between alcohol consumption and peptic ulcer. Ulcer are more common in people who have cirrhosis of the liver, a disease often linked to heavy alcohol consumption. तो आप यहाँ से इसका मतलब ये है कि अल्कोहल डायरेक्टली आपके पास पेप्टिक अल्सर प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन वो पर्सन्स, वो लोग जो हमारे पास अल्कोहल ज़्यादा यूज़ करते हैं उनमें प्रॉब्लम हो जाती है लिवर सिरोसिस की, और फिर लिवर सिरोसिस की वजह से आपको स्टमक या ड्यूडेनम में जो है अल्सर प्रोड्यूस हो सकता है। सो लिहाजा अल्कोहल इनडायरेक्टली काज या इनडायरेक्टली इंक्रीज द अल्सर प्रोडक्शन, हेल्प आउट इन प्रोडक्शन ऑफ अल्सर, लेकिन इनडायरेक्टली अगर कोई पर्सन जो है वो ज़्यादा अल्कोहल यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से लिवर सिरोसिस उसे हो जाती है, लिवर प्रॉब्लम हो जाती है। फिर लिवर प्रॉब्लम की वजह से जो हमारे पास सेकेंडरी हमारे पास प्रॉब्लम होगी वो स्टमक अल्सर, पेप्टिक अल्सर होगी। सो लिहाजा अल्कोहल एट्रीब्यूट करता है अल्सर में इनडायरेक्टली। और इसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रेस। Stress, although emotional stress is no longer thought to be cause of ulcer, people with ulcer often report that emotional stress increase ulcer pain. कि स्ट्रेस हमारे पास जो है, जो इमोशनल स्ट्रेस असल में है वो प्रोड्यूस नहीं करता अल्सर को, लेकिन अगर एक पर्सन को अल्सर है और वो जो है स्ट्रेस में है या इमोशनल स्ट्रेस में है तो उसका जो अल्सर का पेन है वो एग्रीवेट होगा, क्योंकि अल्सर के दौरान हमारे पास HCl की प्रोडक्शन होती है। स्टमक में जो है प्रॉब्लम वगैरह, स्टमक प्रॉब्लम उसका इमोशनल स्ट्रेस के साथ जो है बहुत गहरा ताल्लुक है। सो लिहाजा पेप्टिक अल्सर में हमारे पास क्या होता है कि पेप्टिक अल्सर स्ट्रेस या इमोशनल स्ट्रेस की वजह से नहीं होता, लेकिन अगर किसी पर्सन को अल्सर हो और वो इमोशनल स्ट्रेस या कोई स्ट्रेस वगैरह ले रहे हैं तो उससे साफ पता चलते हैं कि उसके स्टमक में जो है स्टमक पेन पेप्टिक अल्सर की वजह से जो है पेन इंक्रीज होता है। और फिजिकल स्ट्रेस हाउएवर में इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग अल्सर पार्टिकुलरली इन द स्टमक। और फिजिकल स्ट्रेस हमारे पास जो है फिजिकल स्ट्रेस, जो इंजरीज वगैरह की या आपको स्ट्रेस वगैरह और फिजिकल जो है तो वो अल्सर के डेवलपिंग में जो है अहम किरदार अदा करता है। और स्टमक अल्सर जो है उसका डायरेक्टली लिंक हमारे पास फिजिकल स्ट्रेस के हैं। अगर कोई शख्स जो है वो ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, फिजिकल स्ट्रेस में होते हैं, तो उसका स्टमक जो है उसे स्टमक अल्सर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। For example, people with injuries such as severe burns and people undergoing major surgery often require rigorous treatment to prevent ulcer and ulcer complication. अगर कोई शख्स जो है वो ज़्यादा जल गया है, वो बर्न्स इंजरी है, या कोई पर्सन जैसे कोई सर्जरी वगैरह होनी है तो उसके लिए जो है वो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस लेता है और उस स्ट्रेस की वजह से जो उसे स्टमक में प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर किसी की इस तरह की कोई सर्जरी वगैरह होनी होती है या कोई फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस में, तो आपने उसको असिस्ट करना होगा और फिर उसके अल्सर की रिमूवल मींस अल्सर की ट्रीटमेंट जो है आपने देनी होगी उस पर्सन को। एसिड एंड पेप्सिन, तो इट इज़ बिलीव्ड दैट the stomach inability to defend itself against the powerful digestive fluid hydrochloric acid and pepsin contribute to ulcer formation. एसिड और पेप्सिन का क्या काम है? एसिड और पेप्सिन के अगर हमारे पास नॉर्मल स्टमक तो हेल्थी रहती है, उसे तो HCl और पेप्सिन की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर किसी वजह से आपके स्टमक की लाइनिंग जो है वो कमज़ोर पड़ जाए, उनमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो क्या होता है, तो एसिड और पेप्सिन जो है वो अटैक कर लेते हैं, क्योंकि उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, तो वो आपके स्टमक या ड्यूडेनल लेयर पे जो है अटैक कर लेते हैं और हमारे पास जो है पेप्टिक अल्सर प्रोड्यूस कर लेते हैं। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, these drugs such as aspirin, ibuprofen and naproxen sodium make the stomach vulnerable to be harmful effect of acid and pepsin.
तो एनसेड हमारे पास असल के एन इन्फ्लेमेटरी, असल में जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जो एज अ पेन किलर हम यूज़ करते हैं। बोरोफिन वगैरह जिसमें आता है, एस्प्रिन ब्लड थिनर है, बोरोफिन हमारे पास एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी जो हमारे पास हैं। और इस तरह और भी जो एनसेड ड्रग्स हमारे पास हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे स्टमक लाइनिंग को कमज़ोर बना देते हैं। फिर जब स्टमक लाइनिंग कमज़ोर हो जाए, HCl पेप्सिन, तो फिर अटैक कर लेते हैं आप, क्योंकि वो नॉर्मल स्टमक को वो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जब हमारे पास स्टमक कमज़ोर हो जाए और उसके साथ HCl वगैरह की अटैचमेंट और डायरेक्ट कांटेक्ट आता है तो आपको अल्सर हो जाता है। दे आर प्रेजेंट इन मैनी नॉन प्रिस्क्रिप्शन, और ये अक्सर नॉन प्रिस्क्रिप्शन में होते हैं, क्योंकि अगर किसी को बुखार वगैरह हो तो बोरोफिन हम खुद से दे देते हैं, प्रिस्क्राइब किसी डॉक्टर ने नहीं किया हुआ होता है। इस तरह अगर किसी को जो है ब्लड अगर किसी का थिन करना हो, इस तरह उसमें हम एस्प्रिन देते हैं। बाकी एनसेड पेन किलर जो है वो हम खुद से खाते हैं और ये नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग हैं। डेट इज ट्रीट टू ट्रीट फीवर और नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स मेडिकेशन दैट इज यूज टू ट्रीट फीवर, हेडेक एंड माइनर एक्स एंड पेन। और नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग कौन से, जो हम या तो फीवर के लिए यूज़ करते हैं, हेडेक के लिए यूज़ करते हैं, माइनर एक्स या पेन के लिए जो हम यूज़ करते हैं, तो वो हमारे पास अल्सर प्रोड्यूस कर देते हैं। सिम्टम्स ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर, जिसको सिंपली हम पेप्टिक अल्सर भी कहते हैं। द फॉलोइंग आर द मोस्ट कॉमन सिम्टम फॉर अल्सर, हाउ एवर ईच इंडिविजुअल में एक्सपीरियंस स्टमक डिफरेंटली। कहते हैं कि ये कुछ सिम्टम हमारे पास हैं, ये कॉमन है, लेकिन फिर भी ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चेंज होते हैं। पहला हमारे पास बिल्चिंग होगी। बिल्चिंग में एक आपको बता दूं, हमारे पास दो टर्म्स अक्सर यूज होते हैं, एक बिल्चिंग और एक हिकअप्स। हिकअप्स कहते हैं हिचकियों को, ये जो हिचकियाँ इस तरह होती हैं इसको कहते हैं हिकअप्स। जो अक्सर किसी को हो जाए तो हम कहते हैं कि आप पानी पी ले, जो आप घरेलू जो भी चीज़ें यूज़ होती है ना, वो हिकअप्स होती है। एक हमारे पास टर्म है बिल्चिंग। बिल्चिंग कहते हैं डकार को, डकार को। तो जिस पर्सन को पेप्टिक अल्सर होगा तो उसको डकारें भी आएंगी, नाजिया ओसी होगा, वोमिटिंग होगी, पुअर एपिटाइट, उसका एपिटाइट होगा वो पुअर होगा, लॉस ऑफ वेट होगा, फीलिंग टायर्ड एंड वीक, उसका वेट जो है कि वो लॉस होगा और वो फीलिंग टायर्ड और वीक जो हमारे पास फील करेगा। कॉम्प्लिकेशन ऑफ अल्सर क्या है, हमारे पास ब्लीडिंग भी हो सकती है, क्योंकि अगर अल्सर को आप टाइम पे ट्रीट ना करें तो उसके साथ HCl वगैरह की कांटेक्ट आते हैं, उसकी वजह से आपको स्टमक ब्लीडिंग हो सकती है। परफोरेशन होगा अगर ड्यूडिनम वगैरह में है तो वहाँ पे आपको होल्स वगैरह भी पड़ सकता है। नर्विंग एंड एब्स्ट्रक्शन अगर ड्यूडिनम में है तो उसमें आपको क्या होगा कि वो अल्सर जो है, क्योंकि हमारे पास बैक्टीरियल की वजह से इन्फेक्शन वगैरह है, तो उसकी वजह से जो आपका ड्यूडिनम का वो है एयर पैसेज है, ड्यूडिनम पैसेज वे जो है हमारे पास वो नैरो भी हो सकते हैं। अगर अल्सर ज़्यादा हो जाए तो वो ऑब्स्ट्रक्शन भी उसमें हो सकती है। डायग्नोसिस क्या है, देयर आर नंबर ऑफ ऑप्शन अवेलेबल फॉर डायग्नोसिंग अल्सर्स एंड फॉर टेस्टिंग फॉर H. pylori। दिस डायग्नोस्टिक प्रोसीजर आर, पहला है हमारे पास अपर GI गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सीरीज एंड एक्सरे ऑफ द एसोफेगस, stomach and duodenum to locate an ulcer which is made visible on the X-ray image by swallowing a chalky liquid called barium। कहते हैं कि अगर हम जो है बेरियम ले लें, स्वाल कर लें, अगर हम चाकी बेरियम को जो है स्वाल कर ले तो क्या होता है, और उसके बाद फिर हम जो है एक्सरे लें तो वो बेरियम विजिबल कर देता है, आपको एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल जाता है कि आपको अल्सर कहाँ पर है। एंडोस्कोपी हमारे पास होती है। एंडोस्कोपी, अ स्मॉल फ्लेक्सिबल इंस्ट्रूमेंट विद अ कैमरा ऑन द एंड इज इंसर्टेड थ्रू द माउथ इनटू द स्टमक, एसोफेगस, स्टमक एंड ड्यूडेनम टू व्यू द इंटायर अपर GI ट्रे। हमारे पास एंडोस्कोपी भी होती है जिसके ज़रिए, जिसमें हमारे पास एक कैमरा जो है वो इंसर्ट किए जाते हैं थ्रू माउथ और उसमें स्टमक में देखा जाता है आपके मुकम्मल जो है पिक्चर एक वीडियो फॉर्म में जो है आप स्क्रीन पे देखते हैं कि आपको किस जगह पे किस टाइप का अल्सर है। और तीसरा हमारे पास है ब्लड टेस्ट भी हम करते हैं, ब्रीथ टेस्ट भी करते हैं कि ब्रीथ जो है उसको स्मेल किया जाते हैं कि ब्रीथ जब आप लेते हैं तो उसकी फुल स्मेलिंग किस टाइप की उसे स्मेलिंग है वो भी होते हैं। स्टमक टिश्यूज टेस्ट,
स्टमक से थोड़ा सा टिश्यू लेकर उसे टेस्ट किया जाता है कि हाँ ये किस वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, इन्फेक्शन तो ये कौन सा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी या कोई और वजह है। परफॉर्म टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, और ये हमारे पास जो स्टमक से टिश्यू लिया जाते हैं तो ये क्या काम करते हैं, ये हेलिकोबैक्टर को प्रेजेंस उसकी डिटेक्ट करने के लिए हम करते हैं। ट्रीटमेंट क्या होगी, पहले ट्रीटमेंट हमारे पास लाइफस्टाइल चेंजिंग, हमने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने, एक्सरसाइज वगैरह नॉर्मल स्टार्ट करना है। पास्ट फिजिशियन वाइज पीपल विद अल्सर टू अवॉइड स्पाइसी फैटी और एसिडिक फूड, अगर किसी पर्सन को जो है वो अल्सर हो तो उसे स्पाइसी फूड नहीं खाने चाहिए। स्पाइसी हमारे पास जो ज़्यादा पके हुए होते हैं, जो मसालेदार होते हैं, स्पाइसी सख्त मसालेदार, फैटी उसे नहीं यूज़ करने होगा। एसिडिक फूड जो है वो यूज़ नहीं करेगा, ये हमारे पास कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो एसिडिक होते हैं ये जो है वो यूज़ नहीं करेगा। स्मोकिंग हमारे पास आती है, स्मोकिंग हैज़ बीन shown to delay ulcer healing and has been linked to ulcer recurrence, therefore people with ulcer should not smoke। कहते हैं कि स्मोकिंग दो काम करता है, एक तो स्मोकिंग जो है वो हमारे पास अल्सर की ट्रीटमेंट को स्लो कर लेते हैं, अल्सर की हीलिंग जो है वो स्लो होती है स्मोक पर्सन में, और दूसरा हमारे पास री अकरेंस, स्मोकिंग पर्सन में जो है वापस जो है वो एक दफ़ा अगर ट्रीट हो जाए अल्सर तो वो फिर से वापस आता है। मेडिकेशन क्या यूज़ होते हैं, फिजिशियन ट्रीट स्टमक एंड ड्यूडेनल अल्सर विद सेवरल टाइप ऑफ मेडिकेशन, वो सेवरल टाइप ऑफ मेडिकेशन जो है उसके ज़रिए इसको ट्रीट करता है। पहला हमारे पास H2 ब्लॉकर टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एसिड, H2 ब्लॉकर जो हमारे पास प्रोटॉन इंक्रीज या HCl प्रोडक्शन प्रोड्यूस जहाँ से होते हैं उसको जो है ब्लॉक कर लेता है बाय ब्लॉकिंग हिस्टामिन, हिस्टामिन को ब्लॉक करके। अ पावरफुल स्टिमुलेंट ऑफ एसिड सेक्रेशन, देखो हमारे स्टमक में जो है जब एसिड प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ जाती है तो हिस्टामिन रिलीज हो जाता है और वो स्टिमुलेट करता है HCl रिलीज को। लेकिन हेलिकोबैक्टर वो H2 ब्लॉकर जो हमारे पास ड्रग्स हैं वो क्या करते हैं, वो आपके पास हिस्टामिन प्रोडक्शन को डिक्रीज कर लेते हैं और इसकी वजह से आपके पास HCl प्रोडक्शन जो है वो इनहिबिट हो जाती है, कम हो जाती हैं। H2 ब्लॉकर में हमारे पास सिमेटाडीन, रेंटाडीन और फिमेटाडीन आते हैं। एसिड पंप इनहिबिटर, एसिड पंप इनहिबिटर टू मोर completely block stomach acid production by stopping the stomach acid pump, the final step of acid secretion। तो एसिड पंप इनहिबिटर जिसे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर भी कहते हैं, जो ओमेप्राजोल, इसोमेप्राजोल, ये हमारे पास क्या करते हैं, ये वो पंप वो वेज वो ओपनिंग जहाँ से HCl प्रोड्यूस होती हैं उसको ब्लॉक कर लेते हैं। तो आपके पास HCl की प्रोडक्शन कम होती है जिसकी वजह से आपका जो अल्सर है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो ट्रीट हो जाते हैं, सही होता जाता है। तीसरा हमारे पास है कि म्यूकोजल प्रोटेक्टिंग, अच्छा मैंने आपको कहा कि जब स्टमक लाइनिंग कमज़ोर पड़ जाए तब आपके पास HCl और पेप्सिन अटैक करके आपके पास अल्सर प्रोड्यूस करते हैं। तो म्यूकोजल प्रोटेक्टिंग एजेंट टू शील्ड द स्टमक म्यूकस लाइनिंग फ्रॉम द डैमेज ऑफ एसिड बट डू नॉट इनहिबिट द रिलीज ऑफ एसिड। म्यूकोजल प्रोटेक्टिंग जो हमारे पास वो क्या करते हैं, वो ड्रग्स वो मेडिसिन जो आप यूज़ करते हैं तो वो आपके स्टमक लाइनिंग को इंटरनल तरफ से कवर कर लेते हैं। जब इंटरनल कवर से कवर कर लेते हैं तो जो जगह आपकी जिस जहाँ पे अल्सर था उस जगह पे वो म्यूकस प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है, तो आपका HCl और पेप्सिन जो है वो आपके अल्सर वाली जगह को डैमेज नहीं करता, उसके साथ उसकी कंटेक्ट नहीं होती। और एग्जांपल में बिस्मथ और सुक्राफेट जो हमारे पास है, तो ये क्या काम करते हैं, ये सिर्फ HCl प्रोडक्शन और इसको कुछ नहीं कहता, ये आपके पास इंटरनल लाइनिंग में जो है एक लेयर बना लेता है। When treating H. pylori, these medication are often used in combination with antibiotics। और जब हमारे पास हेलिकोबैक्टर पाइलोरी हम ट्रीट कर रहे हैं तो उसमें एंटीबायोटिक के साथ हम इसको देते हैं। एंटीबायोटिक द डिस्कवरी ऑफ द लिंक बिटवीन अल्सर एंड हेलिकोबैक्टर पाइलोरी रिजल्ट इन द प्रॉपर न्यू ट्रीटमेंट ऑप्शन एंटीबायोटिक फॉर पेशेंट विद हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। और हमारे पास एंटीबायोटिक जो है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को किल करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक यूज़ होते हैं, सही है, जो कि हमारे पास बैक्टीरिया को डैमेज कर लेते हैं या बैक्टीरियोस्टेटिक होते हैं, इसको इसके प्रोडक्शन वगैरह को स्लो कर लेते हैं, या फिर बैक्टीरियोसाइडल जो होते हैं इसके जो है बैक्टीरिया को मुकम्मल ख़त्म कर लेते हैं।
सर्जरी हमारे पास होती हैं इसके लिए, और पहली है कि एट प्रेजेंट सर्जरी इज परफॉर्म टू ट्रीट अल्सर टाइप्स ऑफ सर्जरी। हम डिफरेंट टाइप ऑफ सर्जरी होती हैं जो हम यूज़ करते हैं किस लिए, इसके ट्रीटमेंट के लिए। पहली है वेगोटोमी, पाइलोरोप्लास्टी एंड एंट्रेक्टोमी। तो ये 3 सर्जरी हम यूज़ करते हैं। मैं अब आगे जो है हम इसको एक्सप्लेन करते हैं एक एक को। वेगोटोमी हमारे पास अ सर्जिकल ऑपरेशन इन विच वन और मोर ब्रांच ऑफ वेगस नर्व आर कट टिपिकली टू रिड्यूस द रेट ऑफ गैस्ट्रिक सेक्रीशन इन ट्रीटिंग पेप्टिक अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर में हमारे पास HCl के सेक्रीशन को कम करने के लिए हम वेगोटोमी कहते हैं, जिसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ नर्व्स, वेगस नर्व्स जो हैं वो उसे काट दिए जाते हैं ताकि हमारे पास HCl की सेक्रीशन के लिए जो स्टिमुलस हैं वो आपको न मिले। दूसरा हमारे पास पाइलोरोप्लास्टी। पाइलोरोप्लास्टी इज सर्जरी टू वाइडन द ओपनिंग इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक सो दैट स्टमक कंटेंट कैन एम्प्टी इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडिनम। पाइलोरोप्लास्टी हमारे पास इस तरह होते हैं कि इसमें स्टमक का वो ओपनिंग जहाँ से ये ड्यूडिनम के साथ अटैच हो जाता है उसको थ्रू सर्जरी जो है वाइडन किया जाता है, ओपन किया जाता है ताकि स्टमक का कंटेंट वो जल्दी से जो है ड्यूडिनम में इंटर हो। द पाइलोरस इज थिक मस्कुलर एरिया व्हेन इट थिकन फूड कैन नॉट पास थ्रू इट। और पाइलोरस जो है ये हमारे पास थिक मस्कुलर एरिया है, लेकिन अगर किसी वजह से जो है इसमें प्रॉब्लम आ जाती है तो आपने इसको इंटरनल की तरफ से जो है ओपन करना होगा थ्रू सर्जरी के जरिए। एंट्रेक्टोमी। एंट्रेक्टोमी सर्जिकल रिमूवल ऑफ द वॉल ऑफ एंट्रम स्पेशली द एंट्रम ऑफ द स्टमक। और एंट्रेक्टोमी कहते हैं कि हमारे पास स्टमक का इंटरनल लाइनिंग जिस जगह पे आपके पास अल्सर हुआ है उसको सर्जरी के ज़रिए रिमूव किया जाता है। तो जब आपके पास वो अल्सर वाली जगह को रिमूव किए जाते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होता है, उसका फ़ायदा ये होता है कि आपके स्टमक के बाकी जो लाइनिंग वाला पोर्शन है वो डैमेज होने से बच जाता है, क्योंकि इन्फेक्शन तो स्प्रेड होता रहता है। और जब आप एंट्रेक्टोमी करते हैं तो वो अल्सर वाली जगह को आप रिमूव कर लेते हैं और आपका अल्सर जो वो स्टॉप हो जाता है। नर्सिंग डायग्नोसिस पेन रिलेटेड टू द वुंड इन द स्टमक प्राइमरी टू HCl सेक्रीशन। आपके पास स्टमक में जो है पेन होगा किस वजह से कि HCl सेक्रीशन की वजह से। वोमिटिंग रिलेटेड टू इंजेक्शन ऑफ इनडाइजेशन ऑफ फूड। वोमिटिंग आपके पास होगी क्योंकि आपका फूड जो है वो सही से डाइजेस्ट नहीं होगा, आपके स्टमक पेन हो रहा है और HCl की प्रोडक्शन जो है वो एबनॉर्मल है। लॉस एपिटाइट रिलेटेड टू अल्सरेशन ऑफ द स्टमक। अगर आपके स्टमक में अल्सर हो, आपको स्टमक पेन होगा तो उसकी वजह से आप जो है खाना पसंद नहीं करेंगे, आपका एपिटाइट जो है वो आपको नहीं लगेगी। लॉस ऑफ वेट रिलेटेड टू डिक्रीज न्यूट्रिएंट इनटेक। आपका वेट लॉस भी हो सकते हैं क्योंकि आप इन न्यूट्रिएंट इनटेक जो है वो आपका कम होगा क्योंकि आपका एपिटाइट है नहीं, तो उसकी वजह से आपका वो लॉस ऑफ वेट की प्रॉब्लम हो सकती है। स्ट्रेस एंड एंजाइटी रिलेटेड टू डिजीज। और अगर आपको स्टमक अल्सर हो, पेप्टिक अल्सर हो, तो ये एक काफ़ी प्रॉब्लम है क्योंकि इसकी वजह से आपके एपिटाइट भी ख़राब है, न्यूट्रिशनल लेवल भी आपका लो है और वेट भी आपका लॉस हो रहा है, तो इसकी वजह से आप स्ट्रेस और एंजाइटी में जा सकते हैं। नर्सिंग इंटरवेंशन हम क्या करेंगे, सपोर्ट द पेशेंट इमोशनली आपको पेशेंट को जो है सपोर्ट दें। एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, जो मेडिकेशन आपको प्रिस्क्राइब किए गए हैं, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए हैं तो वो आपने टाइम पे उसे देने हैं। प्रोवाइड 6 स्मॉल मील्स अ डे और स्मॉल हार्डली मील्स एज ऑर्डर। आपने उसे थोड़ा खाना जो है दिन में 6 दफ़ा तक कम से कम देना होगा। एक टाइम पे आपने उसे ज़्यादा खाना नहीं देना ताकि स्टमक वो जो है बोझ न बने, तो आप कम खाना वक्फे साथ जो है आप उसे देंगे। स्केड्यूल केयर सो दैट द पेशेंट गेट्स प्लेंटी ऑफ रेस्ट। आप उसके जो है केयर के लिए एक शेड्यूल वगैरह बना लें ताकि उसे एक प्लेंटी ऑफ रेस्ट जो है आराम जो है उसे मिल सके। मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेड मेडिकेशन एंड आल्सो वॉच फॉर एडवर्स रिएक्शन। तो आपने जो उसे मेडिकेशन वगैरह जो उसे चल रही हैं तो आप उसका इफेक्ट मॉनिटर करेंगे कि उसके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट आ रहे हैं कि नहीं। अगर कोई साइड इफेक्ट हो रहे हैं तो वो भी आप चेक करेंगे। एसिस द पेशेंट न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ मेजर यूज टू मेंटेन इट। आप उसका न्यूट्रिशनल लेवल जो है उसको असिस्ट करेंगे क्योंकि न्यूट्रिशनल लेवल जो है वो किस लेवल पे है, वो जो है उसकी एनर्जी लेवल, वेट तो ज़्यादा नहीं हो रही, उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स केमिकल न्यूट्रिएंट मिनरल्स वगैरह की कमी तो नहीं आ रही। वेट हिम रेगुलरली, आप उसका रेगुलर जो है वेट करेंगे।
teach the patient about peptic ulcer disease and help him to recognize its sign and symptom। आप पेशेंट को जो है टीच करें पेप्टिक अल्सर के बारे में, साइन एंड सिम्टम उसको आप उसे बताएं, रिकॉग्नाइज करें और आपको जो है ये पता उसको दे कि आप पेप्टिक अल्सर जो है उसके जो इंक्रीज हो रहे हैं तो इसके सिम्टम जो है क्या होंगे। रिव्यू द प्रॉपर यूज ऑफ प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस, डिस्कसिंग द डिजायर एक्शन एंड पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट ऑफ ईच ड्रग। तो आप जो है उसको रिव्यू देंगे, मेडिकेशंस वगैरह जो वो ले रहे हैं उसको उसे टाइम पे लेने चाहिए। मीन्स अक्सर जो हमारे पास ये H2 ब्लॉकर ये जो ड्रग्स होती हैं ये हम खाली पेट देते हैं, तो आप उस टाइम वगैरह का वो जो है उस पेशेंट को टीचिंग देनी होती है। एडवर्स इफेक्ट के बारे में आपने उसे बताना होगा। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू टेक एंटासिड 1 आवर आफ्टर मील। तो आपने उसे बताना होगा कि जो है एंटासिड जो है अगर वो खाने से पहले नहीं ले सकता तो उसे खाने के 1 घंटे के बाद जो है उसे एंटासिड लेने होंगे जो एसिड को ब्लॉक करते हैं, एसिड को जो न्यूट्रल करते हैं। वार्न द पेशेंट टू अवॉइड एस्प्रिन कंटेनिंग ड्रग बिकॉज दे इरिटेट गैस्ट्रिक। और आप उस पेशेंट को वार्न आउट करेंगे, उसे मना करेंगे कि आप वो ड्रग जो एस्प्रिन हो या एस्प्रिन जिनमें हो वो आप जो है यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपके स्टमक को जो है इरिटेट करते हैं और फिर आपको स्टमक ब्लीडिंग या गैस्ट्रिक ब्लीडिंग का खतरा होता है। तो ये आज का हमारा पेप्टिक अल्सर का यूनिट था। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें ये यूनिट्स वगैरह मैं शेयर करता हूँ। अगर आपको ज़रूरत हो व्हाट्सएप ग्रुप में आना चाहते हैं तो आप थ्रू कमेंट जो है मुझसे कह सकते हैं। थैंक यू।